हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए लुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बिहार के इतिहास एवं भूगोल को पूरा कवर कर लिया है। कल की वीडियो में हमने बिहार की संपूर्ण जनगणना को भी कवर कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से हैं, क्योंकि 71वीं बीपीएससी के प्री का एग्जाम 13 सितंबर को बहुत जल्दी होने वाला है। तो हमें उससे पहले इसको पूरा कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बिहार की राज्य व्यवस्था को देखते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में की गई थी। घोषणा कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को पृथक बिहार बनाने की बात की गई थी। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार का गठन हो गया। कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई और 1912 में बिहार को अलग राज्य बना दिया गया था। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 में कराया गया और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखना है, बिहार जो विधानसभा का पहला चुनाव हुआ 1937 में हुआ, जिसमें 152 सीटें थी विधानसभा की और विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी। आगे बात की जाए तो राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 3 अनुसूचित जनजाति, 39 मुस्लिम मुस्लिम सीट थी, 4 महिलाओं के लिए, 2 आंग्ल भारतीयों के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। आगे बात की जाए तो चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अच्छा, ये कब की बात हो रही है? तो 1937 का जो विधानसभा चुनाव कराया गया उसकी बात हो रही है। तो चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। जब 98 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी और इसकी तरफ से कांग्रेस को निमंत्रण मिला कि वो अपनी सरकार बनाए बिहार में, श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया और लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया। तो ध्यान रखना है, श्री कृष्ण सिंह ने वहां पे इनकार कर दिया मंत्रिमंडल के गठन के लिए। तो उसके बाद होता क्या है कि तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 ईस्वी में कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंप दिया। किसको? मोहम्मद यूनिस को। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री बोला जाता था, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को ही उस टाइम प्रधानमंत्री बोला जाता था। आगे बात किया जाए तो आगे लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। ध्यान रखिएगा, 98 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी, उसको अपनी सरकार बनानी थी, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। तो इंडिपेंडेंट पार्टी के एक लीडर थे मोहम्मद यूनुस, वो वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए। फिर बाद में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य थे और ये इन्होंने अपनी पहली सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आगे देखते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। तो प्रोटेम स्पीकर कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। 23 जुलाई 1937 ये पूरा एक गठन हो रहा है सरकार का, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, राम दयालु सिंह जी अध्यक्ष बनते हैं और प्रोफेसर अब्दुल बारी जी उपाध्यक्ष बनते हैं। आगे देखा जाए तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा को भंग कर दिया, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और बिना कांग्रेस के सहमति के ही भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया जाता है और इसके विरोध में जो श्री कृष्ण सिंह की सरकार थी उन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया। तो 1939 से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं होता है। जब इन्होंने त्यागपत्र यहाँ पे दे दिया तो उसके बाद यहाँ पे विधानसभा का गठन नहीं होता है 1945 ईस्वी तक।
फिर क्या होता है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव कराए जाते हैं और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री का पद संभाला। फिर से चुनाव होता है, वहां पे जीतती है कांग्रेस पार्टी और 1946 में फिर श्री कृष्ण सिंह अपनी सरकार बनाते हैं वहां पे। आगे बात की जाए तो इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। तो हाँ, इस जो विधानसभा यहाँ से बनी थी, यहाँ से 36 सदस्यों को संविधान सभा भी उस टाइम बनी थी और संविधान सभा में भी चुना गया था, जिसमें से सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम ये लोग प्रसिद्ध थे। आगे देखा जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए तथा एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में। आगे बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। इसके अलावा वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 हो गई। ऐसे सीटों की संख्या अलग अलग साल में बढ़ रहे थे। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार में से झारखंड को पृथक कर दिया गया, ध्यान रखना है। अच्छा, 15 नवंबर को ही क्यों किया गया, एक बार कमेंट सेक्शन में अगर आप जानते हो जरूर बताइएगा। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार में झारखंड को पृथक कर दिया गया और इसके पश्चात बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 शेष रह गई। तो ध्यान रखना है, पहले 330 सीटें थी, 325 थी और 325 के बाद अब कितनी रह गई थी, केवल 243 सीटें बिहार में रह गई थी। तो ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन जान लिया। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो हमारे भाग 6 में राज्यों की कार्य प्रणाली के बारे में है, 152 से 237 आर्टिकल के तहत ये सारी बातें की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो बिहार राज्य की शासन व्यवस्था, हम क्योंकि हम बिहार के रेफरेंस में देख रहे हैं तो बिहार राज्य की शासन व्यवस्था को देखेंगे। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे राज्य की विधायिका है, राज्य की कार्यपालिका है और स्थानीय स्वशासन है। तो राज्य की विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। कौन कौन आता है, द्विसदनीय विधायिका है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा बिहार में। तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद भी है यहाँ पे और विधानसभा भी है। विधानसभा तो होता ही है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन है, तो राज्यपाल है, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है और प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये कार्यपालिका में है। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में समझते हैं, देखते हैं। तो राज्यपाल की बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तें क्या हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, जैसे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवस्थापिका संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं, तो व्यवस्थापिका संबंधी अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्त संबंधी क्या शक्तियां हैं, तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखा जाए तो न्याय संबंधी क्या शक्तियां हैं। न्याय संबंधी शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है तथा क्षमा कर सकता है। आपातकाल संबंधी शक्तियां, राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन व राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है।
अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ध्यान रखना है कितनी बार लगा है, तो 8 बार कुल अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब राज्यपाल की विवेक आधारित जो अधिकार है उसकी बात करें तो राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है। लेकिन कुछ कार्य जैसे कि विधेयकों की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, अपने विवेक से निर्णय करता है। आगे देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। जैसे 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि 154 में बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति की जो भी प्रक्रिया है उसको बताया गया है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता क्या क्या रहेगी। 158 में राज्यपाल कार्य के लिए दशाएं क्या क्या होगा। अगर बात करें 159 में तो राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है। 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य रहेंगे उसको बताया गया है। 161 में राज्यपाल को क्षमा दान आदि की शक्तियां दी गई हैं और 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा दी गई है। 163 में मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। 166 में बात करें तो राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाहियों की बात की गई है। 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसका भंग होना। 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार है। 176 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 200 में कहा गया है कि विधेयक पर सहमति मतलब कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने, विधेयकों पर सहमति के बाद जो भी राज्यपाल जो होते हैं उनको किसी विधेयक पर उनकी सहमति है कि नहीं है इसके बारे में आर्टिकल 200 में बताया गया है। आर्टिकल 201 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना, इसके बारे में कहा गया। 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 217 में राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे देखते हैं बिहार के राज्यपालों की सूची में। अगर इनमें हम देखें तो सबसे पहले अगर स्वतंत्रता के पूर्व अगर बात करें तो पहले जो रहे थे सर जेम्स शिफ्टन रहे थे बिहार के राज्यपाल और जो अंतिम रहे थे सर हफ डो रहे थे। स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो पहले बिहार के जो राज्यपाल रहे थे वो जयराम दास दौलत राम रहे थे, जिनका कार्यकाल रहा था 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। और बाकी सूची दी गई है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। आई होप कि आप जरूर बताएंगे। तो ये देख लीजिएगा, अभी ये पिछला डाटा है, अभी 42वें राज्यपाल बने हैं जनवरी में, तो उनका आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं। तो आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे विधान परिषद के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो विधान परिषद के बारे में पूरा अब हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे और बहुत जल्दी ये हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी एंड करेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।